चलो तो आज हम कर रहे हैं पी एंड सी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की थर्ड क्लास। और अभी तक हमने अपने मॉड्यूल से किस टॉपिक तक कर लिया है? सेक्शन नंबर 7 तक कर लिया है शायद ना, ये 7 के बाद भी कर लिया था। 7 तक कर लिया था और होमवर्क में था डू योर सेल्फ 4 5 6। डाउट्स है कोई? फोर्थ का थर्ड कह रहा एंड डिफरेंट टॉयज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, इसके पहले ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो हमने पढ़ा था ना, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा और समझना भी चाहिए। तो अगर किसी को समझ में नहीं आए तो मतलब समझना क्या मतलब, फॉर्मूले को समझ के कर लो बस। कि जब हम ग्रुप्स बनाते हैं, मान लो टोटल 50 लोग हैं और हमने 4 ग्रुप बनाए, 20 10 15 और 5, तो बताओ कितने ग्रुप्स बन पाएंगे? कितने नंबर ऑफ वेज में हो सकता है? 20 10 15 5, 50 फैक्टोरियल अपॉन 15 5 20। जो ग्रुप साइज है बस उससे डिवाइड कर देना, दैट्स इट। अगर इनमें से 2 ग्रुप सेम साइज के होते तो अपॉन 2 फैक्टोरियल और हो जाता। अगर 3 ग्रुप सेम साइज के होते तो अपॉन 3। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता 4 जगह, इनटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये फंडा याद रखना। चलो, तो कह रहा है कि n टॉयज हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है n बच्चों में। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दीज टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड सो दैट एग्जैक्टली वन चाइल्ड गेट्स नो टॉय। अगर एक बच्चे को कोई भी टॉय नहीं मिल रहा है और जितने टॉय हैं उतने ही बच्चे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? सिर्फ एक को मिलने 2 टॉय और सबको एक एक एक, तभी तो बराबर बढ़ पाएगा। तो सारे बच्चों को मिला है 1 टॉय, तो बेसिकली हमें अपने टॉय को इन इतनों के ग्रुप्स में बांटना है, 1 1 1 के। एक में 2 है और एक में 0 है, तो बेसिकली ग्रुपिंग है तो करनी है और फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करना है बच्चों में। तो पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं। n टॉयज हैं तो n फैक्टोरियल। फिर डिवाइड किससे करते थे? ग्रुप साइज से। तो जो 1 1 1 1 करते रहेंगे कोई फर्क नहीं। 2 वाले का 2 फैक्टोरियल। उसके अलावा जो सेम साइज के ग्रुप होते थे उसके फैक्टोरियल से भी डिवाइड करते थे कि 2 अगर ग्रुप सेम साइज के हैं तो अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 ग्रुप सेम साइज के हैं 3 फैक्टोरियल। यहाँ कितने ग्रुप सेम साइज के हैं? n-2, क्योंकि एक तो ये अलग है 0 वाला और 2 वाला अलग है, तो अपॉन n-2। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है n बच्चों में। ये क्या आ गया? क्या है ये? nc2। ये आंसर होगा शायद, nc2 इंटू n फैक्टोरियल। हाँ यही है, समझ गया ना? चलो अगला डाउट, डू योरसेल्फ 5। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ n डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग 5 नेचुरल नंबर्स व्हिच कंटेन द डिजिट 2 and 4 एसेंशियली। रेपिटेशन अलाउड है? n डिजिट का नंबर बनाना है लेकिन नंबर सिर्फ यूज करने हैं 1 2 3 4 5। कह रहा विच कंटेन 2 and 4 एसेंशियली, 2 और 4 जरूर होना चाहिए। ठीक है भाई, तो अगर हमारा n डिजिट का नंबर है, पहले तो देख लेते हैं टोटल कितने नंबर पॉसिबल है। ठीक है, तो बताओ पहले प्लेस के पास कितने ऑप्शन, दूसरे प्लेस के पास रेपिटेशन इज अलाउड, सबके पास 5 ऑप्शन है। टोटल नंबर कितने पॉसिबल है बनाने? 5 टू द पावर n। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए वो नंबर जिसमें 2 और 3 जरूर हो, 2 और 4 जरूर हो। तो अगर हम वो नंबर इससे हटा दें जिसमें 2 और 4 नहीं है, तो आ गया हमारा आंसर। तो पहले हम वो नंबर हटा रहे हैं जिसमें 2 नहीं है। तो अगर 2 नहीं है पूरे नंबर में तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे? सब हर बॉक्स के पास कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन। तो ऐसे नंबर जिसमें 2 नहीं आएगा, ऐसे 4 टू द पावर n नंबर बनेंगे। ऐसे कितने नंबर बनेंगे जिसमें 4 नहीं आएगा? सेम 4 नहीं आएगा लेकिन 1 3
1 2 3 और 5 आ सकता है, तो 4 4 और हटा दो। लेकिन क्या हमने कुछ नंबर 2 बार हटा दिए? कौन से नंबर? जिसमें दोनों थे, जिसमें 2 और 4 दोनों आ रहे थे, वो नंबर 2 बार सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एक बार उनको ऐड कर दिया जाए। ऐसे नंबर जिसमें 2 और 4 दोनों नहीं आ रहे थे, तो नंबर को ऐड कर दिया जाए। तो अगर 2 और 4 दोनों नहीं आ रहे, ऐसे कितने नंबर होंगे? 3 टू द पावर n। 3 1 2 भी नहीं आना, 4 तीन ही ऑप्शन तो बचे हर प्लेस के पास, एंड दिस विल बी द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स। समझ गए? पक्का? टोटल नंबर माइनस जिसमें 2 नहीं है, माइनस जिसमें 4 नहीं है, प्लस जिसमें 2 और 4 दोनों नहीं, क्योंकि हमने 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया था। ठीक है, अगला डाउट। अगला डाउट अलाइक ऑब्जेक्ट वाला, ये बोर्ड में भी बहुत आता है, ये रेपिटेशन वाला। डू योरसेल्फ 6 से डाउट है कोई? सेकंड पार्ट, there are how many numbers greater than 1000 can be formed using the digits 1 1 2 2 3? जिसको डाउट नहीं, किसने कर लिया है बताओ शामिल। ठीक है, बताओ तो कितने हैं, बताओ तो कैसे निकालेंगे? बता रहा हूँ, कौन पूछ, तुम बता रहे हो कि पूछ रहे हो? क्यों? ठीक है, और ठीक है, सही बोल रहे हो। और जब तुमने 5 डिजिट नंबर बता दिया ना सारे, 4 डिजिट वाले तो बताए नहीं अभी। कैसे? ऐसे कैसे? आधा सही है, हाँ। केसेस बनाने पड़ेंगे ना 4 डिजिट में। 5 देखो, अगर मैं 5 डिजिट से नंबर बना रहा हूँ, 5 डिजिट नंबर, तो वो 1000 से बड़े होने ही होने अर्पित। तो कितने 5 डिजिट नंबर पॉसिबल हैं? जितने इन डिजिट्स के अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 एक जैसे 2 एक जैसे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 30। 5 डिजिट नंबर इससे बन सकते हैं और सारे ही 1000 से बड़े होने हैं। इनफैक्ट अगर हम 4 डिजिट नंबर की बात करें, उसमें भी यही फंडा है कि कोई भी 4 डिजिट नंबर बनाओगे 1000 से बड़ा तो आएगा ही, क्योंकि 1000 खुद 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। बस केसेस को बनाने का हमें डिसाइड करना है कौन सा डिजिट नहीं यूज करना है। तो मान लो 1 यूज नहीं हो रहा है, तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे जिसमें एक ये बार एक 1 नहीं यूज हो रहा है? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस वो नंबर जिसमें एक 2 नहीं यूज हो रहा है, सेम लॉजिक, तो इंटू 2 कर दे रहा हूं। और वो नंबर जिसमें 3 यूज नहीं हो रहा है, ये आ गए टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। समझ गए? आ गया बाकी लोगों को? चलो, और कोई डाउट? हाँ, 2 बार आ गया ना, एक बार 1 यूज नहीं होगा और जब 2 यूज नहीं होगा, सेम ही केस तो बनेंगे उसमें। तो मैंने 2 बार न लिख के इंटू 2 लिख दिया है। ठीक, 4 का क्या? 4 का 1? अच्छा, डू योरसेल्फ 4 का, इतना पीछे कहां पहुंच गए? Find the number of ways in which 16 constables can be assigned to patrol 8 villages, 2 for each। तो 2-2 के ग्रुप बनाने, अभी फॉर्मूला बताया, तो 16 में 2-2 के ग्रुप बनाने, तो क्या आ जाएगा? 16 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितनी बार? 8 टाइम्स, और फिर 8 ग्रुप्स एक जैसे हैं अपॉन 8 फैक्टोरियल, फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 8 विलेजेस में।
इंटू 8 फैक्टोरियल फिर से आ जाएगा, तो 8 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। ग्रुप बना के डिस्ट्रीब्यूट भी तो होने, आया नहीं आया? पहले नॉर्मल सिर्फ ग्रुप बनाओ। तो ग्रुपिंग का लॉजिक क्या है, टोटल का तो फैक्टोरियल होता ही है अपॉन जो ग्रुप साइज होते हैं। तो 2 2 के 8 ग्रुप्स हैं, 2 फैक्टोरियल 8 बार आ जाएगा। फिर 8 ग्रुप सेम साइज के हैं, इसलिए ये तो ग्रुप्स बन गए। अब इन ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 8 विलेजेस में। तो 8 ग्रुप्स को 8 विलेज में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कितने वेज, 8 फैक्टोरियल। ये तो अरेंजमेंट ही हो रहा है ना, 8 ग्रुप बन गए, किसको कहीं भी भेज दो 8 फैक्टोरियल भेज हो गए। ठीक है, और कोई डाउट रह रहा है किसी का? मनन हो रहे हैं क्वेश्चन? डाउट तो पूछे नहीं तुमने एक भी। चलो चैप्टर ही देखो खत्म होने वाला है, थ्योरी ज्यादा नहीं, इसके क्वेश्चन मजेदार होते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन में तो आंसर कम निकलता है, लेकिन मेन लेवल में इसमें इजी क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर के ये फायदेमंद बात, अभी तुम जेईई मेन एक्सरसाइज देखोगे तो काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, और हर साल एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। तो एक क्वेश्चन मेन में है ना, एडवांस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हो सकता है हो ना, हो सकता है ना, वो अलग बात है, लेकिन मेन का क्वेश्चन जरूर हो जाएगा। ऑलमोस्ट 90% चांस है, क्योंकि उसमें टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, बहुत बेसिक जो नॉर्मल जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है वही आता है। ठीक है, चलो अगली बात आ रही है सर्कुलर परम्यूटेशन की, कि अभी अरेंजमेंट अगर सर्कल में करने हो। देखो सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या होता है कि जो थ्योरेटिकली माना गया है कि सर्कल का कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं है। तो मतलब अगर सर्कल में ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है तो तुम प्लेस भले ही चेंज कर दो, लेकिन उसको एक ही परम्यूटेशन माना जाएगा। मान लो 3 चेयर्स हैं एक सर्कल में, किसी घर में सर्कल में चेयर्स रखी हैं, और वहां पर 3 लोग बैठे हुए हैं। ठीक, ए यहां बैठा है, बी यहां बैठा है, सी यहां बैठा है। किस ऑर्डर में है ये, ए बी सी एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर कह रहे हैं पोजीशन चेंज कर दो, ए को यहां कर दो, बी को यहां कर दो, सी को यहां कर दो, तो सर्कल के सेंस में ये नया परम्यूटेशन नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं, कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है। तुम तो नॉर्मल ऑर्डर में देख रहे हो कि ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, यही चीज यहाँ है। तो कहने कोई नई बात नहीं है, ए को यहाँ बैठा दो, बी को यहाँ बैठा दो, सी को यहाँ बैठा दो, तो ये तीनों ही एक सर्कल में एक परम्यूटेशन माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही लाइन से बैठे होते, ए बी सी, और तुम ऑर्डर चेंज करते तो ए बी सी, फिर से यहाँ ए को भेजते तो ए बी सी, ये जो लीनियर परम्यूटेशन होते क्या ये अलग माने जाते हैं, लाइन में ये अलग माना जाएगा। तो सर्कल, एक पूरा सर्कल घूमने के लिए 3 लोगों में जब पूरा सर्कल घूमा तो 3 केस बन गए। तो 3 सर्कुलर परम्यूटेशन, सॉरी 3 लीनियर परम्यूटेशन इज इक्वल टू 1 सर्कुलर परम्यूटेशन। अगर 3 लोग हैं, अगर 10 लोग होते तो 10 लीनियर परम्यूटेशन वुड हैव बीन इक्वल टू 1 सर्कुलर परम्यूटेशन। तो ऐसे अगर n लोग होते हैं तो n लीनियर परम्यूटेशन इज इक्वल टू 1 सर्कुलर परम्यूटेशन। n केस जो लाइन में बन रहे हैं, ए को इधर से इधर लाइन में अगर तुमने बैठा ला तो ये नया परम्यूटेशन, लेकिन सर्कल में घुमाते रहे तो नया परम्यूटेशन नहीं है। तो n केसेस का एक केस। n लीनियर परम्यूटेशन कितने होते हैं इन लोगों के, n फैक्टोरियल, और n केस का एक केस बनता है। तो n फैक्टोरियल लीनियर परम्यूटेशन इज इक्वल टू कितने सर्कुलर परम्यूटेशन, डिवाइड करना पड़ेगा n से। अब दे रहे फॉर्मूले पे आ जाओ कि n लोगों का अरेंजमेंट अगर सर्कल में करना है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन अ सर्कल ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। समझ गए बात को, वो सब डेरिवेशन था। ये तो समझ गए ना कि मान लो 10 सर्कुलर परम्यूटेशन, सॉरी 10 लीनियर परम्यूटेशन इज इक्वल टू 1 सर्कुलर परम्यूटेशन। तो जितने लोगों की बात हो रही है लीनियर परम्यूटेशन में, उतने लोगों से डिवाइड कर दोगे तो सर्कुलर परम्यूटेशन मिल जाएंगे। n लोगों के परम्यूटेशन कितने होते हैं लीनियर, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, n फैक्टोरियल बाय n कितना आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो आ जाओ इस पे, थ्योरी छोड़ो, सीधे आ जाओ। देयरफॉर नोट दैट
नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन, पेज नंबर 15 पे, नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है। अगला केस कि अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस ना हो, इसका जो मेजर केस है, जो क्वेश्चन आता है, जनरल केस है, वो है गार्लैंड और नेकलेस। क्योंकि इन सब चीजों को रोटेट कर सकते हैं कि तुमने कहा कि मान लो ऐसे गार्लैंड में फूल लगे हुए हैं, डिफरेंट फूल, तो तुमने कहा हमने एंटी क्लॉकवाइज लगाए हैं, ठीक, तो तुमने कहा दूसरा परम्यूटेशन हो गया, इन्हीं को हमने क्लॉकवाइज लगा दिया, डिफरेंट फूल है, बट तुम गार्लैंड पकड़ो ऐसे घुमा के उसको पकड़ लोगे तो वही एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इन केस ऑफ गार्लैंड एंड नेकलेस, ऐसे केस में जहां पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फर्क नहीं होता है तो केसेस आधे हो जाएंगे। क्यों? जैसे ए बी सी एक केस, और अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं अभी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो गए, तो चेयर में बैठे हैं तो ये अलग परम्यूटेशन हो गया। लेकिन अगर गार्लैंड माला होती अगर या नेकलेस होता तो ये केस और ये केस सेम, एबीसी एंटी क्लॉकवाइज, एबीसी क्लॉकवाइज गार्लैंड के केस में और नेकलेस के केस में सेम माना जाएगा। तो नेट केसेस कितने हो गए? आधे हो गए, क्योंकि दो केस का एक केस हो गया, इन दोनों को सेम माना गया। ठीक है, तो जहां पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैटर नहीं करेगा। अगला देखो, इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर परम्यूटेशंस आर कंसीडर्ड टू बी सेम देन इट इज n-1 फैक्टोरियल बाई 2। ठीक है, अगला कह रहा है नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम। तो n में से अगर r ले रहे हो तो पहले लीनियर निकाल लो, npr, दिक्कत क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम, npr, और फिर सर्कल में r लोग अगर आ गए तो कितने परम्यूटेशन, npr लीनियर होते, r लोग आए तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, r से, तो अपॉन r। देखो यही आ रहा है npr डिवाइडेड बाई r। ठीक है, फिर एग्जांपल है, एग्जांपल हम देख लेंगे फिर। चलो 9th सेक्शन पे आ जाओ, या देखने का एग्जांपल, चलो एक देख लेते हैं। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। ये हमने कल बात की थी, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। तो हमें बताओ क्या अरेंजमेंट करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, पहले क्या करें, पहले बॉयज को बैठा दो, फिर जो गैप्स बन रहे हैं उसमें गर्ल्स को बैठा दो। तो 5 बॉयज के सर्कल में कितने परम्यूटेशन, वेरी नाइस, परम्यूटेशन समझ में आ रहा है इसको पूरा, इसकी नींद भी खुल गई परम्यूटेशन के नाम से। चलो 5 बॉयज के सर्कल में परम्यूटेशन 4 फैक्टोरियल। अब जो गर्ल्स को सेट करना है, क्या वो सर्कल से मतलब है या रिलेटिव पोजीशन है, गर्ल्स का सीटिंग अब सर्कुलर से मतलब है कि आसपास से मतलब है, आसपास। अब ये सर्कल वाला फंडा नहीं है। तो 5 गर्ल्स 5 स्पेसेस में कितने तरह से अरेंज होंगे, 5 फैक्टोरियल। समझ गए, बॉयज तो सर्कुलर परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग अरेंज हो रहे हैं, गर्ल्स नहीं हो रहे हैं, गर्ल्स अकॉर्डिंग टू रिलेटिव पोजीशन ऑफ बॉयज हो रही हैं। चलो अगला बोल रहा है नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स कैन स्टैंड इन अ सर्कल so that they do not have same neighbors in any two arrangement। बस ये लैंग्वेज चेंज है, सेम नेबर ना होना मतलब, सेम नेबर कब होगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशन में। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट मानोगे तो एक बार कोई राइट में लेफ्ट में ये अलग और ये वाला अलग, लेकिन कह रहा है ये नहीं करना है, दैट मीन्स हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दो बार नहीं लेना, एक ही एक बार लेना है। तो कौन सा केस हो गया ये, 7 गर्ल्स का, या 7 लोग है तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 हाफ केसेस जहां पर क्लॉक और एंटी क्लॉक अलग अलग नहीं है। चलो आई होप आ गया। आते हैं 9th पे, 24 जो जस्ट अभी किया ना, 7 गर्ल्स का सर्कुलर परम्यूटेशन बताओ कितने होंगे, 6 फैक्टोरियल, और कह रहा सेम नेबर नहीं होना चाहिए। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर डिफरेंट अरेंजमेंट मानोगे तो सेम नेबर हो जाएगा ना। एक बार क्लॉकवाइज में यहाँ मान लो बी है, यहाँ सी है, एंटी क्लॉक में यहाँ बी सी यहाँ बी, तो 2 केस हो गए। लेकिन ये क्वेश्चन ने मना किया, मतलब क्लॉक और एंटी क्लॉक 2 अलग अलग केस नहीं लेने।
तो अपॉन टू हो गया ना, वही वाला केस होगा ना जहाँ क्लॉक और एंटी क्लॉक अलग नहीं माना जाता है, इसीलिए बाई टू हो गया। चलो 9th कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, ये भी इजी है। कह रहा है गिवन एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम। मैं तो कह रहा हूँ इसको नॉर्मली ऐसे समझो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 0 और मोर, एटलीस्ट वन, 0 और मोर कर लो या समझ लो। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट है सेम, एक जैसे हैं सारे, डिफरेंट नहीं है, इसमें से तुम कितने भी निकाल लें, मतलब 10 बॉल्स मान लो एक जैसे ही, और तुम कुछ भी कर सकते हो कि एक भी ना लो, एक ले लो, दो ले लो, सारी ले लो, कितने केस बनेंगे? ये नहीं, सॉरी, डिफरेंट बॉल्स हैं एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और तुम वहां रूम में गए हो, तुम्हें कुछ करके आना है, एन बॉल्स रखी हैं अलग अलग, तुम वापस आ सकते हो कितने डिफरेंट तरीके से, बताओ? या तो तुम गए एक भी बॉल नहीं लेके आए, कितने केस? एनसी, या फिर एक बॉल ले आए और है, और एनसी वन और दो बॉल ले आए, या फिर ऐसे ही। ये है टोटल नंबर ऑफ केस ऑफ सिलेक्टिंग नन और मोर, एक भी नहीं लेना, इसमें सब कुछ आ गया, जीरो वाला केस भी आ गया, सारा भी आ गया। और ये मैंने पहले बताया है क्या, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, सम, इसको बोलते हैं सम ऑफ, ये कोफिशिएंट्स है ना, बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे, इसका सम होता है 2 टू द पावर n, अभी के लिए लिख लो, सम अगर सारे ही आ रहे हैं, n से 0 से n से n तक आ रहा हो, तो उसकी वैल्यू होती है 2 टू द पावर n, ठीक है। तो ये हो गया हमारे टोटल केस ऑफ सिलेक्टिंग 0 और मोर ऑब्जेक्ट। अब यही बोल दें कि एटलीस्ट वन चूज करना है, तो कितने केस बनेंगे? एक केस हटा दो बस, 0 वाला, 0 नहीं लाने तो तभी 2 टू पावर n माइनस 1, वही इसमें दिया हुआ है, देखो। हाँ, उसमें एटलीस्ट वन है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने 0 वाला केस भी ले रखा है, तो ये मेन केस हुआ। अब इसी में वैरायटी करते रहो कि 0 नहीं लाने या सारे नहीं लाने, जो भी करना हो, अगर 0 नहीं लाने तो -1 हो जाएगा, एक केस हट जाएगा। अगर एक और हटा दो, बट कौन सा हटा रहे हो? मान लो नहीं, तो एनसी वन के लिए 1 थोड़ी होती है, एनसी 0 1 होता है ना, एनसी अगर मान लो 1 भी नहीं लाने होते तो एनसी 1 कितना होता है? n, तो n केस और कम हो जाते हैं, तो 2 टू पावर n -1 -n। अब जो भी वेरिएशन आना है, वैसे तो वेरिएशन ज्यादा नहीं आता, ऐसे ही पूछता है, या तो एटलीस्ट 1 वाला बोल देगा या फिर एनी वाला बोल देगा, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा कह रहा है टोटल नंबर ऑफ वेज in which it is possible to make a selection by taking some or all out of p plus q plus r things। अच्छा, अभी ये देखो वो आ गया जो मैंने पहले लिख दिया था कि एक जैसे ऑब्जेक्ट है, मान लो n अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, तुम्हें सामने रूम में भेजा जा रहा है, 10 बॉल्स रखी है वहां पे एक जैसे, बताओ तुम कितने तरीके से इस रूम में आ सकते हो वापस? नॉर्मल सोचो, 10 बॉल्स वहां रखी हैं, तुमसे कहा जाओ कुछ भी करके आ जाओ, एक भी ना लाओ या सारे ले आओ या कुछ ले आओ, कितने डिफरेंट वेज? n वेज। और 10 बॉल्स में एग्जाम्पल बताओ, 10 बॉल्स में कितने केस? 11, वेरी गुड भाई। या तो 0 बॉल ले आओगे, या 1 ले आओगे, या 2 ले आओगे, 2 में एक ही केस है, 2 बॉल सब एक जैसी हैं, तो दो कोई भी 2 ले आओ, 2 बॉल का भी एक केस, 3 बॉल का भी एक केस, 4 का भी, सबका एक ही केस है, चाहे तुम 5 बॉल लो तब भी एक ही केस है ना, 5 सारी एक जैसी बॉल्स हैं, समझ गए? तो अगर p ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, q एक जैसे हैं, r एक जैसे हैं, तो बताओ कितने वेज में 0 और मोर सिलेक्शन हो सकते हैं? p ऑब्जेक्ट्स में p + 1, q में, r में, मान लो बोला 0 अलाउड नहीं है, एक के हटा दो 0 वाला, अगर 0 अलाउड नहीं होता, समझ गए बात? अनुष्का आ गया? मैंने तो वाला केस किया, अगर 0 अलाउड नहीं है, बोल दे एटलीस्ट एक लानी है, तो एक केस कम हो गया ना, जिसमें सारे तीनों में एक कुछ नहीं लाए थे, एक ही केस तो होगा जब तुम इसमें भी 0 उठाए, इसमें भी 0, इसमें भी 0, तो वो एक ही केस तो है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बस ध्यान से पढ़ लेना कि -1 करना है या नहीं, अगर 0 अलाउड नहीं है तो -1 कर देना। आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, कभी याद नहीं करना पड़ता है, एक बार अगर तुम्हें समझ में आ गया, खत्म है, कोई रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा, तुम अपने आप पकड़ लोगे इसको।
हाँ हाँ, ओवरऑल फैक्टोरियल लगा दो, ओवरऑल में क्या दिक्कत है। हाँ ठीक है। सेकेंड केस कुछ नया नहीं है, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें पी एक जैसे हैं, क्यू एक जैसे हैं, आर एक जैसे हैं और एन डिफरेंट थिंग्स हैं। जीरो वाला कैसा भी बोल, जीरो भी ला सकते हैं। पी एक जैसे हैं, क्यू एक जैसे हैं, आर एक जैसे हैं और एन अलग अलग हैं। सोचो पी ऑब्जेक्ट के लिए कितने ऑप्शन, पी प्लस वन, क्यू के लिए, आर के लिए, बाकी सारे के लिए पढ़ के क्यों बोल लो, कैसे बाकी सारे, हाँ सारे सिंगल ऑब्जेक्ट है, एक सारी अलग अलग एक एक बॉल और रखी है। मान लो रेड बॉल रखी है 10, ग्रीन रखी है 15, ब्लू रखी है 18 और पिंक और ग्रे और सब 10 तरह की और रखी है सिंगल सिंगल बॉल। तो सिंगल सिंगल वाले के कितने ऑप्शन है तुम्हारे पास हर बॉल के लिए, दो, या तो जीरो उठाओ या वन उठाओ। तो उन सारे ऑब्जेक्ट के लिए टू टू ऑप्शन है जो सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो टू 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 करते हुए टू टू द पावर, समझ गया ना बात को। पी ऑब्जेक्ट में क्या केस बन रहे हैं, या तो वन लो या टू लो या थ्री लो या फोर लो, जीरो शुरू, 0 1 2 3 4 से पे तक, पे प्लस वन केस। क्यू ऑब्जेक्ट में जीरो से लेके क्यू तक क्यू प्लस वन केस, आर ऑब्जेक्ट में जीरो से लेके आर तक। बाकी सारे तो सिंगल सिंगल है, तो दो दो केस बनेंगे ना, या तो जीरो उठाओगे या वन उठाओगे। तो बाकी सबके दो दो केस, तो टू टू द पावर एन, सबके लिए टू केसेस ना, ईच इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए टू केस, समझ गए। या तो वो नहीं उठाओगे या उठाओगे, दो केस हो गए ना, जीरो या वन। ठीक है, इसी बेस्ड कुछ एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम्पल 27 से मुझे याद आ रहा है देख के कि शायद सेट थ्योरी में ऐसा क्वेश्चन था, मैंने लिखवा दिया था कि पी एंड सी का है, बाद में करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेना बाद में। या 28 देख लो, कह रहा है 3 बुक्स ऑफ मैथ्स हैं, 4 साइंस हैं और 5 इंग्लिश हैं। हाउ मेनी डिफरेंट कलेक्शन कैन बी मेड सच दैट कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 1 बुक ऑफ ए सब्जेक्ट। ये तो नॉर्मल है, सबसे एक एक लेना है, बताओ बिना देखे। 3 4 5 है, 3 मैथ साइंस इंग्लिश कुछ है, सबसे एक एक लेना है। 3C1 4C1 5C1, नीचे मत देखो कोई। अगला कह रहा है कि एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, एटलीस्ट 1 बुक, कितने ऑप्शन इसके लिए मैथ के लिए, वेरी नाइस भाई। 3 बुक्स हैं एटलीस्ट, क्या बोला, या तो 1 उठा लो NC1, या 2 उठा लो या 3 उठा लो। तो NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 क्या हो गया ये, 2 टू द पावर 3 माइनस 1। ओके, NC0 से NC3 होता तो क्या बन जाता, ये बनाना NC1 NC2 और अगर ये जीरो भी होता तो टू पावर n बन जाता, एक काम है तो माइनस वन ही तो हो जाएगा। बताओ ऐसे इसके लिए कितने केस, इसके लिए समझ पा रहे हो ना, या तो 1 ले लो या 2 या 3 या 4 या 5, बोला एटलीस्ट 1 लेना है। NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस NC5। तीसरा केस, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ इंग्लिश, और कुछ नहीं बोलना है। तो मैथ्स के लिए कितने केस, अब तो पूरा है, जीरो भी अलाउड है, कुछ कह नहीं रहा, कितना भी लो, 0 लो 1 लो 2 लो 2 पावर 3, इसके लिए और इसके लिए करा एटलीस्ट 1 बुक। समझ में आ गया। डिवाइजर, डिवाइजर अच्छा टॉपिक है, चलो डिवाइजर कल फिर करें एक्स्ट्रा क्लास, शाम को फिजिक्स तो है ही है। एक घंटे पहले होमवर्क ले लो, कहाँ तक का रखा है हमने, तो 7 और 8 कर लेंगे, वही कल तो क्लास कर ही रहे हैं। डू योरसेल्फ 7 और 8 कर लेंगे, और बाकी मैं कल इसको खत्म करा दूंगा, बहुत अच्छा। फिर क्वेश्चन कितने हैं हमारे पास, अरे बहुत क्वेश्चन है इसमें तो।
90, ठीक है 100 क्वेश्चन तो है आपके पास। चलो तो कल का प्लान कर लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं।